बिलो, ओवर अंडर एबव बिलो, ये दो प्रीपोजिशंस वर्टिकल डिस्टेंस के लिए यूज होती हैं, जिसमें ओवर का मतलब होता है हायर देन और अंडर का मतलब होता है लोअर देन। एबव और बिलो जो है स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के लिए यूज होती हैं दोनों, कि स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। अभी इनके हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जिसमें एबव का मतलब होता है हायर देन और बिलो का मतलब होता है लोअर देन। ऑल राइट, हैव यू नोटेड डाउन? ओवर एंड अंडर वर्टिकल डिस्टेंस के लिए ओवर का मतलब हायर देन, लोअर का मतलब अंडर का मतलब लोअर देन। एबव और बिलो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के लिए, जिसमें एबव का मतलब हायर देन और बिलो का मतलब लोअर देन होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑल राइट, ये आपके पास 4 प्रीपोजिशंस हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 40, द सन इज द हेड। एग्जाम्पल नंबर 41, the water level is the danger point. The cliff, this is very important question, the cliff hung the sea level. This place is 300 meters the sea level. These are the 4 questions in front of you and you have to fill these 4 prepositions in these 4 options accordingly. ठीक है, the sun is द हेड। ऑल राइट, पहले वाले में आप देखें कि सन यहां पर है, आप यहां हैं, आपका हेड यहां पर है, दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस है और आप हायर पोजीशन पे है सन। और जब वर्टिकल डिस्टेंस पे हायर पोजीशन के लिए ओवर का यूज करते हैं, तो द सन इज ओवर द हेड, तो पहले वाले में तो ओवर आ जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस है। द वाटर लेवल इज द डेंजर पॉइंट से फॉर्मेट। अब तो बरसात भी चल रही है और देखिए कि ये कोई एक पॉइंट था और ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, से कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसको आपने डेंजर पॉइंट बोल रखा है। ठीक है, अब अगर इससे ऊपर हो जाएगा वाटर लेवल या इससे नीचे हो सकता है, इसको आपने स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस मान लिया डेंजर पॉइंट को। इससे ऊपर तो एबव और इससे नीचे तो बिलो, क्योंकि अब डेंजर पॉइंट तो एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हो गया ना, उसके रिस्पेक्ट में तो आप कहेंगे कि वाटर लेवल जो है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। एक डेंजर पॉइंट लगा होता है, अगर आप जो है नदी के थ्रू जब आपकी, हम तो जाते हैं बरेली, तो गंगा जब आती है तो वहाँ पर वो कुछ डेंजर पॉइंट्स लगे हुए हैं, वहाँ से हम पहचान लेते हैं कि अच्छा वाटर लेवल ज़्यादा है, नीचे है, कम है। तो डेंजर पॉइंट एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हो गया। और जब स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो उस केस में हम एबव या बिलो का यूज करेंगे। तो द वाटर लेवल इज, अब एबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं इसमें ऑप्शन। एनीवे, द क्लिफ हंग द सी लेवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी एग्जाम में आया था ये, और ये 4 ऑप्शंस थे। द क्लिफ हंग द सी लेवल। अब आप देखें सी ये सी है और यहां पर ये कोई क्लिफ लटकी हुई है, तो सी ये हो गया, दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस है। जब वर्टिकल डिस्टेंस हो तो उस केस में आपको ओवर या अंडर का यूज करना है। ओवर फॉर हायर देन के लिए, जो इसमें क्या जाएगा था, क्लिफ हंग ओवर द सी लेवल नहीं था, सॉरी द सी था। उसके बाद दिस प्लेस इज, इसमें भी द सी है, लेवल नहीं है, हमने क्यों लिख दिया समझ में नहीं आया। दिस प्लेस इज 300 मीटर्स द सी। अब आप देखें
मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, 8848। वेरी गुड। आपने कहाँ से नापी वो? अपने घर से? हो सकता है कि आपका घर ज़मीन दोस्त हो, नीचे हो। सो ये जो हाइट नापते हैं वो सी लेवल से नापते हैं। सी लेवल से क्यों नापते हैं? क्योंकि जितनी भी सीज हैं इस वर्ल्ड में या ओशियन वाटर बॉडीज हैं वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और वाटर का लेवल कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो सी हैं, ये सी स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के 300 मीटर ऊंचा है, तो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के लिए आपको एबव या बिलो, तो इस केस में भी आप एबव और बिलो दोनों कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो सी लेवल से नीचे हैं, तो एबव और बिलो दोनों हो जाएंगे। ओवर और अंडर वर्टिकल पोजीशंस के लिए ओवर मींस हायर देन, अंडर मींस लोअर देन, एबव और बिलो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के लिए एबव मींस हायर देन एंड बिलो मींस लोअर देन। तो दीज आर द 4 एग्जांपल जिसके थ्रू हमने ये ओवर, अंडर, एबव और बिलो के कंसेप्ट को समझने की कोशिश की और इसको और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो इसके कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं कि और कैसे इन प्रीपोजिशन से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आप देखें, सी once again I'm gonna write 2 more examples. 44. Your performance was my expectation. Expectation लिख लेना। Your performance was my expectation. And example number 45 is Mr. Sharma leaves the floor mine. These are 2 more examples जिसके थ्रू हम ओवर, अंडर, एबव और बिलो का कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। योर परफॉर्मेंस वॉज माई एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन है वो आप आगे लिख लेना। ठीक है, अब आप देखिए ओवर और अंडर, आप क्या ओवर और अंडर का यूज कर पाएंगे? ओवर और अंडर का यूज तो आप तब करते हैं जब वर्टिकल डिस्टेंस हो, फिजिकल वर्टिकल डिस्टेंस हो, तो दीज 2 ऑप्शंस गेट एलिमिनेटेड। अब आप देखें और देखिए आपकी कोई एक्सपेक्टेशन थी, से फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक्सपेक्ट किया कि यू वुड सिक्योर 75+ मार्क्स इन द सेकेंड टेस्ट एंड यू रियली डिसअपॉइंटेड मी, और आप जो हैं वो 50 मार्क्स ले आए। तो ये मेरा एक मार्क ऑफ स्टैंडर्ड हो गया, मेंटल मार्क ऑफ स्टैंडर्ड हो गया कि मैं 75 एक्सपेक्ट कर रहा था और आपके 50 आए, और एक बच्चे के आ गए 82 और मेरा तो अब मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके 60 आ जाएंगे, तो मेरे मार्क ऑफ स्टैंडर्ड से उसके ज़्यादा आ गए। आफ्टर ऑल ये भी तो एक मार्क ऑफ स्टैंडर्ड था जो मेरे दिमाग में था। तो उस केस में जब आपको स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस यूज़ करना हो तो एबव या बिलो, तो योर परफॉर्मेंस माइट बी एबव और बिलो, तो इसमें दोनों आ सकते हैं, एबव और बिलो, क्योंकि अब ये जो एक्सपेक्टेशन थी एक मार्क ऑफ स्टैंडर्ड, मेंटल मार्क ऑफ स्टैंडर्ड जो आपने दिमाग में बना रखा था उसके अकॉर्डिंगली आपने कर दिया। सो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो, दोनों के केसेस में आपको एबव और बिलो का ही यूज करना है। ठीक है, जैसे कि इस वाले 44 एग्जाम्पल में हमने देखा। अब आप देखिए मिस्टर शर्मा लिव्स द फ्लोर माइन। अब आप देखिए सी फॉर एग्जाम्पल कि ये एक कोई अपार्टमेंट है, इसमें बहुत सारे फ्लोर हैं। अब आप देखें, ठीक है, 1 2 3 4 5 से फॉर एग्जाम्पल के आप इस फ्लोर पे रहते हैं, इस फ्लोर पे। अब मिस्टर शर्मा जो हैं आपसे इन 2 फ्लोर्स पे भी रह सकते हैं या इन 3 फ्लोर्स पे भी रह सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है? अब इस फ्लोर, तो ये जो है आपका एक सीक्वेंस हो गया। क्या चीज? सीक्वेंस। एबव और बिलो का यूज आप सीक्वेंस के लिए भी करते हैं।
इनका यूज़ आप सीक्वेंस के लिए भी करते हैं। अगर मिस्टर शर्मा आप इस 3rd फ्लोर पे रह रहे हैं, इस तीसरे वाले फ्लोर पे, और आपसे ऊपर है वो 2 नंबर पे हैं तो एबव हो जाएगा, या 1 नंबर पे हैं तब एबव हो जाएगा, या आपसे नीचे हैं तो तब बिलो हो जाएगा। तो सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में भी आप एबव और बिलो का यूज़ करते हो। कल मैंने आपको एग्जाम्पल सबसे पहले जब प्रीपोजिशन शुरू किया था तो ये भी लिखवाया था कि द गिवन बिलो, वो वर्ड्स जिनके साथ प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते हैं आर गिवन बिलो, एक सीक्वेंस में थे। तो जब सीक्वेंस की बात आती है तो उस केस में भी आप एबव और बिलो का ही यूज़ करते हैं। तो मिस्टर ये आपका फ्लैट हो गया, इसके ऊपर सीक्वेंस में फ्लैट होंगे, नीचे होंगे। अब कोई ये मत सोचना कि सर ओवर और अंडर आ जाएगा, लटके हुए थोड़ी हैं आप लोग, ठीक है, कि स्पेस में होके लटके हुए वो एक ऊपर, ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे ओवर अंडर मत लगा देना, अपना कॉमन सेंस लगा दो बेवकूफ़ों वाला, ठीक है। सो सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में भी हम ओ एबव और बिलो का यूज करते हैं। इसी वजह से कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो, तो वो एक सीक्वेंस में होते हैं तभी तो आप बिलो का यूज करते हैं। तो मिस्टर शर्मा लिव्स, अब यहाँ पर एबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है। लिव्स द फ्लोर बिलो माइन या एबव माइन। आई होप आपकी ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। वेरी गुड, शाबाश। सो इन्हीं को हम और आगे बढ़ाते हैं। और क्या हो सकता है इसका मीन्स? लेट्स राइट 2 more एग्जाम्पल्स। सो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के लिए भी मैं इसको फिर से लिख देता हूं आपके सामने। स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चाहे मेंटल हो या फिजिकल हो, उस केस में भी आप इनका यूज करेंगे, या फिर सीक्वेंस के लिए भी इनका यूज करेंगे। ऑल राइट, लेट्स राइट 2 more एग्जाम्पल्स। The lady laid the sheet, the child. The man kept the keys, the pillow. The man kept the pillow, the keys. See, अब हमें फिर से इन ओवर, अंडर, एबव, बिलो का यूज करना है और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनको फिलअप करना है। ऑल राइट, वेरी गुड। सो द लेडी लेड द शीट द चाइल्ड, क्या आएगा इसमें आपको भरना है। सो देखिए मैं आपको बताता हूं, इसमें आएगा ओवर। ओवर मतलब ओवर का यूज आप किसी चीज को कंप्लीटली कवर करने के लिए भी करते हैं। टू कवर समथिंग, टू कवर समथिंग कंप्लीटली, तो उस केस में भी आप ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। सो द लेडी लेड द शीट ओवर द चाइल्ड, तो जब अब जो शीट है, जो चादर है, वो बच्चे को पूरी तरीके से कवर कर लेगी तो ओवर आ जाएगा। ओवर का मतलब टू कवर समथिंग कंप्लीटली भी होता है। अब आप देखिए नीचे वाले में, द मैन कैप्ट द की द पिलो, द मैन कैप्ट द पिलो द की, फिर से हमें भरना है इसमें। कैप्ट या लेड कर दें इनको, आप कुछ भी लिख दीजिए, कैप्ट या लेड दोनों हो सकता है, कैप्ट या लेड, ठीक है। अब आप देखें क्या भरना है। पहली बात, कैप्ट द की द पिलो, अगर हम इसमें कवर ओवर लिखते हैं तो ओवर का मतलब तो ये हो जाएगा इफ समथिंग, अगर कोई भी चीज़ किसी दूसरे को ओवर है तो मतलब वो कंप्लीटली कवर कर लेगी, लेकिन की तो पिलो को कवर नहीं कर पाएंगी। तो उस केस में आप सरफेस वाली जो प्रीपोजिशन होती है ऑन, वो ऑन लिख देंगे। लेकिन अब यहाँ देखें, पिलो की को कंप्लीटली कवर कर लेगा, सो ओवर। गॉट इट। अब इसका एक एग्जाम्पल और देखें आप इस तरीके से।
किसी चीज को कंप्लीटली कवर करने के रेस्पेक्ट में भी हम ओवर का यूज करते हैं। ये मेरे चोट दिख रही है आपको, पिछले रोज़ों में से पिछले रोज़ों में फूट गया था, गिर गया था, चक्कर आ गया था। तो अब आप देखें, ये मेरा बड़ा सा छोटा सा सर है और यहाँ में फूट गया और यहाँ बहुत सारा खून निकल आया। ठीक है, खून निकल आया, टाँके लगे, ठीक है, स्टिचेस हुए। तो डॉक्टर ने क्या किया, पहले स्टिचेस किए, जो वुंड था फिर उस पर ड्रेसिंग कर दी। ऑल राइट, इतना समझ में आ गया। सो डॉक्टर ने क्या किया वो आप बताना है आपको कि सुनो संभल के, ही पुट द ड्रेसिंग, फिर मैं साफ साफ लिखता हूं ना, यहाँ लिख देता हूं, वो आप समझ में आ गया। अगर आप ड्रेसिंग की बात करेंगे तो ड्रेसिंग तो अगर मेरे वुंड के रेस्पेक्ट में आप कहेंगे, वुंड जहां घाव था, वुंड के रेस्पेक्ट में तो वो जो ड्रेसिंग है, पट्टी बांधते हैं, वो तो पूरी तरीके से कवर कर देगी, वुंड को कवर कर देगी पट्टी। लेकिन क्या वो मेरे हेड को कंप्लीटली कवर करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, तो जब आप वुंड कहेंगे तो ही यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, ही पुट द ड्रेसिंग ओवर द वुंड। ओवर क्यों लिख दिया? क्योंकि जो ड्रेसिंग है, जहां पर वुंड है, उसको तो कंप्लीटली वो कवर कर देगी जिससे इन्फेक्शन नहीं हो। द वुंड को तो आप अगर लिखें तो ओवर लगा देंगे, लेकिन अगर वही मैं ये लिख दूं, ही पुट द ड्रेसिंग द हेड, द हेड, तो अब आप देखें, अब ड्रेसिंग अगर अब मैंने यहां लिख दिया द हेड, तो ड्रेसिंग मेरे पूरे माथे पे थोड़ी वो लगा देगा कि मुझे नहीं दिखेगा, वो तो सिर्फ वुंड पे लगाएगा। ठीक है, तो अब वहां पर वो कवर नहीं करेगा। तो ऑन द हेड, ऑन लगा सकते हैं, या फिर अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करें तो अराउंड द लगा देंगे। लेकिन जब आप वुंड लिखेंगे तो ड्रेसिंग वुंड को कंप्लीटली कवर कर देगी, और कंप्लीटली कवर करने के लिए क्या प्रीपोजिशन है हमारे पास? ओवर। गॉट इट? वेरी गुड। ठीक है, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन फॉर एग्जाम, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप इनको याद रखिए कि ओवर और अंडर का यूज आप फिजिकल वर्टिकल डिस्टेंस के लिए करते हैं, उसके साथ, और एबव और बिलो का यूज आप स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस फिजिकल हो या मेंटल हो, उसके लिए यूज करते हैं। उसके साथ साथ आप ओवर का मतलब टू कवर समथिंग होता है, और एबव और बिलो को आप स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस के साथ साथ सीक्वेंस और रैंक के लिए भी करते हैं। उन केसेस में भी आप एबव और बिलो का यूज करते हैं। होप आपकी समझ में आ गया। ऑल राइट, अब आप देखें, once again I'm gonna write 4 examples, very important. The monkey, नहीं, अब उसी वाले पहले देख लेते हैं। The man laid the tree. The man laid shade of the tree. The monkey lifts the tree. इन तीन को फिर से आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। द मैन लेड द ट्री, वेरी गुड, ऑल राइट। ये एक पेड़ है, बड़ा पेड़। हमें आर्ट तो हमारी बहुत बुरी है, हम इधर बनाते हैं, इधर आप देखें, ये एक पेड़ है, यहाँ पर आदमी ऐसे करके लेटा हुआ है। पेड़ और आदमी के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस है, ऑल राइट। नीचे है, अंडर आ जाएगा, अंडर द ट्री। द मैन लेड शेड ऑफ ट्री, ऑल राइट। अब आप देखें, ये पेड़ की छाया है यहाँ पर इतने एरिया में, और यहाँ पर आदमी लेटा हुआ है। ठीक है, अब आप देखें शेड, शेड
शेड और आदमी के बीच में कोई फिजिकल वर्टिकल डिस्टेंस तो नहीं है, तो आप ओवर और अंडर तो नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं क्या भैया? अगर ओवर लगाएंगे तो मतलब टू कवर समथिंग, किसी को कंप्लीटली कवर कर लेना तो आदमी नहीं दिखेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई वर्टिकल डिस्टेंस भी नहीं है। शेड तो एक हमारा असम्पशन होता है, हमारे दिमाग में होती है, कोई फिजिकल चीज़ थोड़ी है। तो अब आप ओवर अंडर लगा देंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अब ट्री था तो ट्री और आदमी के बीच में तो वर्टिकल डिस्टेंस थी, लेकिन ट्री के शेड और आदमी के बीच में तो कोई वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है। सो ओवर और अंडर का कंसेप्ट खत्म। एबव बिलो भी नहीं लगा सकते, इसके अंदर आप सिंपली लगा देंगे इन। अब ये शेड हो गया ना, शेड ये पूरा रीजन हो गया, एरिया हो गया, और एरिया और रीजन की जो प्रीपोजिशन है वो इन है, इन होती है। अब आप देखें, द मंकी लिव्स द ट्री, फिर से सुनिए, ये एक पूरा पेड़ था और इस एक बंदर है, ठीक है, ऐसे करके हम बना देते हैं, और इस बंदर के लिए ये जो पूरा पेड़ है और पेड़ का विसिनिटी रीजन है, ये एरिया ऑफ लिविंग है, इसका ये रीजन है एरिया। बंदर के लिए पेड़ और पेड़ एक एरिया ऑफ लिविंग है, रीजन है, तो उस केस में आप इन लगा देंगे। इन एरिया की प्रीपोजिशन होती है। द मंकी लिव्स इन द ट्री। द मंकी, उस बच्चे ने क्या क्वेश्चन पूछा था? ये था द मंकी is sitting the tree। अब मैं एक और लिख देता हूं, द मंकी इज सिटिंग द ट्री। और अगर एक क्वेश्चन अगर हम ये लिख दें द मंकी की जगह, द मैन इज सिटिंग द ट्री। प्रीपोजिशंस आर टू ट्री की, इज सिटिंग द ट्री। अब आप देखें, द मंकी इज सिटिंग द ट्री, द मैन इज सिटिंग द ट्री। इस वाले एग्जाम्पल में आप देखें, मंकी के लिए ट्री जो है एक एरिया ऑफ रीजन है, एरिया है जहां पर वो रहता है। आप जहां रहते हो, अपने घर में उठते हो, बैठते हो, खेलते हो, ठीक है, तो वो आपका एरिया, ये रीजन हो गया या एरिया ऑफ एक्टिविटी हो गया। सो मंकी इज सिटिंग इन द ट्री, क्योंकि मंकी के लिए ट्री एरिया ऑफ एक्टिविटी है, रीजन है, लेकिन आदमी तो ट्री पर नहीं रहता। द मैन इज सिटिंग इन द ट्री गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इन एरिया रीजन की पोजीशन है, ठीक है, अपने हैबिटेट के थ्रू आप उसको दिखाते हैं। तो अब अगर आज आप इन द ट्री लगा दोगे तो ठीक है, आप में तो कोई अगर बंदरों वाला है तो वो पेड़ पे रहता होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं, कोई बंदर नहीं है आप में से। तो द मैन इज सिटिंग, अब आप देखो तो इन नहीं लगा सकते। अब आप देखो, ओवर लगा देंगे, ओवर नहीं लगा सकते, ओवर का मतलब कंप्लीटली कवर कर देना। अंडर द ट्री, द मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी। एबव और बिलो नहीं लगा सकते, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस नहीं है, ठीक है, तो अंडर द ट्री ठीक हो जाएगा इसमें, अंडर द ट्री, और ऑन द ट्री भी ठीक हो जाएगा, ऑन द ट्री, लेकिन ओवर ठीक नहीं होगा, इन ठीक नहीं होगा। वजह आपके समझ में आ गई। अगर हम ये कहेंगे द मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो मतलब उनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी। ऑन द ट्री का मतलब क्या? ट्री पर बैठा हुआ, कंप्लीटली कवर नहीं किया है, ठीक है, गॉट इट। लेकिन मंकी, बर्ड्स, जो एवियन स्पेशीज